अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपके सामने एक नया शो लेके हाजिर हो गए हैं। आज जो है वो कराची की सर्दियां चलेंगी। मैं देखें बगैर स्वेटर के बैठी हुई हूँ। 2-3 दिन मैंने सोचा बस विंटर है, विंटर फैशन। कल भी एक बड़ा मोटा से मैं कपड़े पहन कर आई थी। आज वेल आई वोक अप और जब मुझे बिल्कुल भी सर्दी लगी, मैंने कहा आज क्या करना है। वो जो मैंने स्वेटर्स निकाले थे कि जिनको मैं शो ऑफ करूँगी शो पे, अब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। अब वो फिर अगली सर्दियों में निकलेंगे। कराची वालों को कोई फ़ायदा है, वो एक दफ़ा ज़िंदगी में सर्दियों के कपड़े ख़रीदते हैं और पूरी लाइफ उन्हें नए अच्छा विंटर फैशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अनलेस यू आर ट्रैवलिंग या आप अप नॉर्थ कहीं जा रहे हैं। तो कपड़ों पे बात हो रही है तो मेरे जहन में एक बात है जो कि मैं कहना चाहूँगी आपसे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी शादी में या दावत में जाते हैं और हम ना किसी बहुत वेल ड्रेस्ड शख्स को देखते हैं और हम बिला वजह इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। हमें लगता है यार ये तो कोई ऊँची पार्टी लग रही है, तो बड़ी कोई ऊँची चीज़ लग रही है या लग रहे हैं। हम लोगों को उनके लिबास से, उनके पहनावे से और द वे दे कैरी देमसेल्व्स हम इससे जज करते हैं। इसी तरह अगर हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो बहुत ओवर ड्रेस्ड हो या कोई खातून हो, ऊपर से नीचे तक जेवर से लदी फंदी हो, तो हमें लगता है नौ दौलतियाँ हैं, इन्होंने आज सब निकाल के पहन लिया आज बताने के लिए कि मेरे पास क्या क्या है। तो आप जो चूज़ करते हैं पहनना, इवन द कलर्स दैट यू चूज़, द ज्वेलरी जो आप पहन रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। हमें इस बात को हम इतना सीरियस नहीं लेते। हम कहते हैं किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं कुछ भी पहन के चला जाऊँ। वो जो कुछ भी है वो आपकी पर्सनालिटी का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप सोच नहीं सकते। आपकी एक बड़ा मशहूर अंग्रेज़ी का मुहावरा है, कहते हैं कि ड्रेस द वे यू वांट टू बी एड्रेस्ड, यानी कि उस तरह का लिबास पहने जिस तरह आप चाहते हैं कि लोग आपको मुखातिब करें। एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, कभी दुकान जाइएगा, बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के टाई वाई लगा के पहुंच जाएगा, दुकानदार खड़ा हो जाएगा जी सर, और वो जो सेल्समैन होगा ना वो आप ही को सारा सामान दिखाएगा उसको, क्योंकि उसको लगेगा कि ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने टाई पहनी हुई है इनकी पॉकेट में पैसे भी ज़्यादा होंगे, एक आध कार्ड तो होगा इनके पास। इसी तरह आप कभी बहुत गंदे संदे हुलिया में कहीं जाएँ, नोबडी विल इवन पे अटेंशन, तो छोड़े शायद वो ज्वेलर तो आपको अंदर नहीं दुकान के घुसने देगा, वो कहेगा कोई ज्वेलरी ये चोरी करके ना ले जाए। ऐसे मौके पे लोग ये कहते हैं कि नहीं लेकिन स्टीव जॉब्स को देखो, मार्क ज़करबर्ग को देखो, बिल गेट्स को देखो, ये सब सादे कपड़ों में हैं, ये एक ही जैसा लिबास रोज़ पहनते हैं। मुझे बताएं कि स्टीव जॉब्स को या मार्क ज़करबर्ग को कहने की ज़रूरत नहीं रही कभी भी कि मैं बिलियनर हूँ। पूरी दुनिया जानती है, एलन मस्क ये दुनिया के टॉप बिलियनर्स हैं। वो अगर शॉर्ट्स और टी शर्ट में भी होंगे ना तो आप खड़े होकर इन्हें सलाम करेंगे, बिकॉज यू नो दे आर बिलियनर्स। आप बिलियनर नहीं हैं, आपको भी अपने आप को प्रूव करना है। तो आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, जो लिबास आप पहनते हैं, ये आपकी कामयाबी और नाकामी का ज़ामिन होता है। मैं बहुत यकीन से बात कह रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंटरव्यू के लिए गए, आप साफ़ सुथरे अच्छे तैयार होकर गए, बाल आपके साफ़ कटे हुए हैं, नाखून आपके साफ़ हैं, कोई नाखून एक्स्ट्रा बड़ा बनी है, नाक में आपके एक्स्ट्रा बाल ट्रिम्ड हैं, गंदे हुलिये में नहीं है, आपकी उस नौकरी को हासिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर आप खातून हैं और आप किसी वर्क प्लेस पर जाती हैं और आपने कोई बहुत ही कढ़ाई वाले कपड़े या बहुत बेलों वाले कपड़े पहने, नो वन विल टेक यू सीरियसली, नो मैटर आप PhD स्कॉलर हो। लेकिन अगर आपको पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है, आपको बात करने का ढंग नहीं है, आपने बालों में तेल लगा के चोटी बांध ली और हवाई चप्पल पहनी है, फसर फसर चल रही हैं, नोबडी विल टेक यू सीरियसली। जिस तरह हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो हम उसकी पैकेजिंग देखते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगी है या प्रोडक्ट सस्ती है, तो इसको कहते हैं परसीव्ड वैल्यू। हमें देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली आपकी जो पैकेजिंग है, आपका लिबास है, आपका लिबास लोगों को बताता है आप हैं कौन। वो अलग बात है आप मुंह खोलें तो शायद कलाई खुल जाए आपकी, तो इसलिए थोड़ा अपने ऊपर भी काम करें, तालीम हासिल करें, अवेयर रहें, इन्फॉर्म्ड रहें, बातचीत करने का सलीका सीखिए। लेकिन ये बात जान लीजिए और इस बात पे अमल ज़रूर कीजिए कि आपका लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमें हमारा दीन भी यही सिखाता है, हमें तो कहा जाता है सफाई नफ्सी ईमान है, मगर पता नहीं हम क्यों भूल गए। अगर हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं और मुसलमान मुल्क के इर्द गिर्द देखें कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और इसीलिए दुनिया जो है ना हमें उसी तरह समझती है जिस तरह हमने अपना हुलिया बनाया हुआ है, जिस तरह अपना मुल्क का हाल रखा हुआ है। तो इफ़ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड, इफ़ यू वांट गुड अपॉर्चुनिटीज़, इफ़ यू वांट कि आपको सेल्समैन अहमियत दे और सर सर कह के मैडम मैडम कह के पुकारे, तो आप हुलिया वो बना लें। एज सून एज आपका हुलिया अच्छा होगा, लोग आपको इज़्ज़त देने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी, इज़्ज़त ज़्यादा मिलेगी। और बाकी फिर ये समझे एंट्री टिकट है, उसके बाद आप फिर जिस तरह बात करते हैं, आपका बर्ताव क्या है, आपका तरीका क्या है, वो फिर बहुत मैटर करता है। तो आप ये सोचिए कि आप जिस हुलिया में निकल रहे हैं, कहीं लोग आपको नौ दौलतिया समझ रहे हैं या मैडम या सर समझ रहे हैं। फ़ाइन लाइन है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, ओवर ड्रेस्ड। और हाँ, लास्ट बात, आजकल कहा जाता है लेस इज़ मोर, यानी कि अगर आप छोटी एक आध कोई रिंग पहने, एक आध कोई थोड़ी सी एक्सेसरी हो,
दैट इज़ इनफ। जितना आप सादा होंगे उतना ज़्यादा लोग समझेंगे कि ये मोतबर शख्स है, क्योंकि एक ज़माने में नवाबों के पास जब नया नया दौलत दूसरों के पास आई थी ना, आम लोगों के पास, तो उनकी औरतों ने क्या किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा जेवर बना के लदी फंदी बाहर निकलती थी जस्ट टू शो ऑफ कि जी हमारे पास भी पैसा आ गया। फिर समहाउ कुछ लोगों में ये चीज़ रह गई, और होता ये आप इतने तरसे हुए हो और अचानक आपको कोई करोड़ रुपया दे दे तो आप शायद सभी कुछ ख़रीद लेंगे ग्रोसरी मार्केट से। तो आप ये नहीं बताएं कि मैं सब कुछ पहन के आ गया हूँ जस्ट बिकॉज आई वांट टू शो ऑफ। जहन में रखें कि जो भी पहने इट शुड लुक वेरी डिसेंट, आपको डिग्निफाइड बनाए। तो गूगल का दौर है, डिसेंट ड्रेसिंग को गूगल कीजिए, जो आप पे सूट करता है वो पहने, साफ़ सुथरे रहिए, बाइज़्ज़त लगें ताकि लोग आपको इज़्ज़त दें। इतनी इस बात को सोचिएगा ज़रूर। और मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं जाऊँगी किचन में और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी होम शेफ़ से, जो कि बहुत ही आज वो डिसेंटली ड्रेस्ड हैं। आई रियली लाइक द कलर दैट शी इज़ वेयरिंग, और वो ख़ुद भी एक एजुकेशनिस्ट है। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी और हम जानेंगे कि वो कौन हैं, क्या करती हैं और खाना कब से बना रही हैं और आज हमारे लिए क्या बना रही हैं। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ किचन में और मेरे साथ एक होम शेफ़ मौजूद हैं, तो जानते हैं उनसे कि वो कौन हैं, क्या करती हैं, कब से कुकिंग कर रही हैं और आज हमारे लिए क्या बना रही हैं। तो मैं आपको मिलवाती हूँ फ़रहीन फ़रहीन महमूद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे ना गले में कोई खिचखिच का मसला है, और कहते हैं ना कार्बोरेटर में कचरा आ गया, ख़राब पेट्रोल डलवा लें तो गाड़ी चलती नहीं, वो हुआ आज गले में। अच्छा फ़रहीन, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, क्या करती हैं, फिर मैं आपसे कुकिंग पे आऊँगी। बेसिकली मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में एज अ चीफ लाइब्रेरियन वहाँ पर काम करती हूँ, और बहुत मज़े की जॉब है मेरी, बहुत, क्योंकि मुझे किताबों से, लाइब्रेरी से बहुत मोहब्बत है, तो इस वजह से मेरे लिए तो ये बहुत एंजॉय कर रही हैं। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आया था, बल्कि मैंने ऑफ एयर आपसे पहले भी पूछा था कि यूजली हमारा ख्याल है कि अब लाइब्रेरी कोई नहीं जाता या बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो और स्पेशली बॉयज़, द एज दैट यू आर केटरिंग टू, ये दुनिया का सबसे मुश्किल वक्त होता है। टीन एज में ना बच्चों को लगता है बहुत बड़े हो गए हैं, वो अंकल हैं। तो हाउ आर यू मैनेजिंग इट? आपको लगता है कि मुश्किल एज टू हैंडल या ईजी है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्कूल कंप्लीट करके आ चुके होते हैं, और मोस्टली जो होते हैं उन स्कूल से आते हैं कि जिन्होंने पहले लाइब्रेरीज इस्तेमाल की हुई होती हैं। हाँ। तो फिर बच्चे बहुत शौक से पढ़ते हैं। सही है। और क्योंकि जाहिर है, आपको भी पता है कि आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज पूरे सूबे सिंध का नंबर 1 कॉलेज, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वहाँ पे जाहिर है बच्चे भी फिर सारे A+ और 90s में जिनकी परसेंटेज है। वो सीरियस भी होंगे ना, आगे कहीं उन्हें जाना है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, कल की बात है कि हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ था। प्रोग्राम क्या था, बेसिकली बैंक अल फलाह के इस्लामी बैंकिंग के हेड आए थे, तो वो इसी कॉलेज से आज से 30 साल पहले उन्होंने इंटरमीडिएट यहाँ से किया था। अब वो अल फलाह बैंक के हेड हैं इस्लामी बैंकिंग में। तो वो उन्होंने मतलब वो आके उन्होंने विज़िट किया और कॉलेज में कुछ चीज़ों की कमी देखी, तो उन्होंने अपने बिहाफ पे बैंक अल फलाह के साथ मिलकर हमारे कॉलेज में बहुत सारा काम करवाया। ज़बरदस्त। तो मतलब वो इतना प्राउड फील कर रहे थे, वो इमरान साहब, डॉक्टर इमरान, कि मैंने इस कॉलेज से पढ़ा है। ये मेरे जहाँ बेशतर उसमें से असातिज़ा जो है रिटायर हो चुके हैं, लेकिन चंद एक थे। अच्छा। तो वो इस पे इतना खुश थे कि ये वो कॉलेज है जहाँ से मैं पढ़ के बन के कुछ निकला हूँ, और मैं आज यहाँ इसके लिए कुछ कर रहा हूँ। वैसे आदम जी और उसके बाद फिर डीजे साइंस, हाँ, ये दो तो हमें हमेशा से सही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने भी अपने बचपन से इन्हीं 2 कॉलेजेस के बारे में आदम जी का फर्स्ट ऑप्शन रखते थे, आज तक भी फर्स्ट ही है। हाँ, ये तो है। तो बस बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। लड़कों के साथ काम करने का बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। लड़कियों का बिल्कुल मुझे लेकिन लगता है कि लड़कियां आर इजियर टू हैंडल, क्योंकि आप उन्हें थोड़ा सा इज्जत दे देना। लड़कियां आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, मैंने भी कॉलेजेस में पढ़ाया है तो मुझे अंदाजा। और बच्चे बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन अगर आप रिस्पेक्टफुल हो तो। हाँ, ये बात आपने बहुत अगर टीचर्स रिस्पेक्ट देते हैं, अगर बच्चों पर बिला वजह नाराज ना हो, गुस्सा ना करें, तो बच्चे कभी भी बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। अच्छा जी, अब बताएं कुकिंग का शौक कब से है, फिर मैं पूछूंगी आपसे कि क्या। कुकिंग का शौक मुझे बचपन से, जब मैं क्लास 5 में पढ़ती थी, मेरा ख्याल है मैं शायद हार्डली 10 बरस की होंगी, तो उस वक्त से मैं छोटी छोटी चीज़ें पकाती थी और फिर मुझे उसमें इनाम मिलता था। तो मैं खुश होके फिर मैंने इसको अपना, मतलब बस समझ लिया पैशन ही बन गया, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छी कुक थी
और बहुत अच्छा खाना पकाती थी। और अब हमेशा जब वो कॉलेज में पढ़ा करती थी तो हमेशा प्राइज विन करती थी कुकिंग कंपटीशन में। तो उनको भी देख के, और जाहिर है फिर हेरिडिटी होती है। सही बात है। मुझे भी फिर हुआ शौक, तो मैं बचपन से पका रही हूँ। और मैंने बहुत छोटी उम्र से चूंकि कुकिंग शुरू की है, तो इस वजह से जो हाथ साफ होता चला गया। हाँ जी बिल्कुल, बहुत साफ हो गया हाथ। आज हम क्या बना रहे हैं? कचरी कीमा। कचरी कीमा, अच्छा कचरी कीमा, वो इसमें बहुत ही औखे किस्म के चीज़ें डालती है ना, इसमें तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये आपने कितना लिया है कचरी? ये कीमा है आधा किलो बारीक मशीन। और इसमें ऑलरेडी आपने मसाले लगा के इसको मैं ओवरनाइट मसाले लगा के लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम होता है कम, तो इसलिए मैं आपको दिखाना तो भी ये है। हो गया आधा किलो कीमा, जो कि हमें 4 लोगों को सर्व करेगा। बिल्कुल 3 से 4 लोगों को सर्व करेगा। आपको अगर डबल करना है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल करें। आप 1 किलो में इसमें हमने क्या क्या डाला है, चलो आप बताना शुरू करें। पहले हम ये वाले मसाले मोटे मोटे कर लें, फिर हम वो वाले करते हैं। ये एक छोटी प्याज है जो हम फ्राइंग के लिए, जब हम कीमा फ्राई करेंगे उस वक्त इस्तेमाल होगी। ठीक है। कच्चा पपीता इसमें 2 टेबल स्पून, हाफ केजी में 2 टेबल स्पून, हाफ केजी 2 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा 1 टीस्पून, और ये टीस्पून भी या हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका। अगर आप बहुत मिर्च नहीं खाते तो कम, तो थोड़ी कम कर लें। नमक भी 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून आपका कच्चा पपीता, 1.5 टेबल स्पून ये बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट। और आपने ये अपनी हस्बे जायका और नमक भी हस्बे जायका। और ये जो ये तमाम एक लाइब्रेरी ऑफ मसाले, ये क्या है? ये मैं बताती हूँ। ये कचरी है, ये बेसिकली गलावट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसी से इस कीमे का टेस्ट आता है। ठीक है। ये इसमें 6, आप देखें गोल जैसे दाने हैं, ये 6 अदद पड़ेंगे आधा किलो में 6। ठीक है। अच्छा ये इसको कहते हैं बादियान फूल, ये आधा किलो में 1। ठीक है। इसके अलावा जीरा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। 1 बड़ी इलायची। ठीक है। 1 छोटा टुकड़ा ड्राई जिंजर, जिसे सौंठ कहते हैं। सही है। ये सूखी अदरक है। सूखी अदरक, ड्राई जिंजर। ठीक है। 5 से 6 लौंगे। ठीक है। 6 या 7 काली मिर्चें। छोटा सा जायफल और जावित्री का टुकड़ा। जायफल जावित्री आमतौर पे लोग साथ इस्तेमाल करते हैं। हाँ नहीं, जायफल इसको कहते हैं। हाँ। और ये जावित्री। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े। 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। सही है। इसको कहते हैं पीपली। ये इसके खास इंग्रेडिएंट्स हैं। ये 1 पड़ेगा, इसमें मतलब 1 डाला जाएगा। सही है। इसे कहते हैं कबाब चीनी। ये इसमें 8 दाने जो हैं कबाब चीनी के आप डालें। और 1.5 टीस्पून सौंफ। ठीक है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, और ये जो काली मिर्च और कबाब चीनी है बहुत सिमिलर है, लेकिन दोनों का जाहिर है टेस्ट बहुत फर्क है। मैंने अभी और आपको किसी टेस्ट किया था ग्रोसरी शॉप से आपको आराम से कबाब चीनी, पीपली, ये सब चीजें अच्छा ग्रोसरी शॉप से हर चीज मिल जाएगी। हर चीज आपको मिल जाएगी। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग ढूंढने जाए और मुश्किल हो। ठीक है। और मोस्टली बहुत सारे घरों में तो ये चीजें होती हैं, अगर आप खाने के पकाने के शौकीन हैं। अब देखिए मेरे ज़हन में एक सवाल आया था जो मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ। ये सख्त है, तो इन सबको ग्राइंडर में डालने के लिए क्या पहले इसको कूट लें? इसको कचरी को और ये पीपली इनको और ये। अच्छा आप थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि हम कैमरा में नजर आ सकें, और हम इसको इधर कर लेते हैं। अच्छा जी आप बताएं। तो इन सबको हम और ये हाँ जी अब बताइए। कचरी और ये बादियान का फूल और ये पीपली, इसको आप कूट लें कि किसी हावन दस्ते में या जो कूंडी डंडा होता है उसमें आप उसको थोड़ा सा कूट लें, ताकि जब आप ग्राइंड करें तो उस वक्त पीसते वक्त। What about this? ये इजीली पिस जाएगा, ये भी कूट लें? हाँ जिंजर, ड्राई जिंजर को भी थोड़ा सा। ये जो मोटे मोटे हैं इवन इसको भी उठा के पहले कूट लें। हाँ इसको किसी चीज में हावन दस्ते में कूट लें। जायफल जावित्री को भी थोड़ा सा कूट लें। जितनी मोटी चीजें हैं, सख्त चीजें, उनको थोड़ा सा कूट लें, और फिर इसके बाद आप इसको तमाम मसालों को एक साथ मिला के ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लें। सही। अच्छा फरीन, मैं आपके लिए ना ये काम आसान कर रही हूँ कि तेल गरम करने रख दिया, ताकि ये कितना तेल डालना है? बस 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून तेल, यानी कि क्वार्टर कप। हाँ क्वार्टर कप तेल मैंने डाल दिया। अच्छा ये सब आपने कूटे मसाले, फिर इनको ग्राइंड किया, इसका पाउडर बना लिया। फिर हमने इसमें कच्चा पपीता, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, कुटी लाल मिर्च
और ये जितना पाउडर मसाला है ये हमने कीमे में मिला के, अगर आप वैसे तो 3 से 4, अगर आपको जल्दी है तो 3 से 4 घंटे में भी बना सकती हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करें और फिर आप नेक्स्ट डे उसको बना लें। अब जब ये तेल गरम हो गया तो मैं देखें आपकी हेल्प करी, मैं असिस्टेंट बन गई आपकी। बहुत अच्छा कर रही हैं। मैंने कहा आप भाई टीचर हैं तो नहीं अब टीचिंग अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। सही बात है। तो अब एक आप छोटी सी प्याज उसको लाइट बारीक बारीक काट के और इसको ऑयल में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। अच्छा, लाइब्रेरियन अक्सर बड़ी खड़ूस सी होती हैं, है ना? और आप इतनी, हाँ आप इतनी नहीं, मैंने ये चीज़ जो है इसको मैंने वो किया है, ख़त्म किया है। ये स्टीरियोटाइप तोड़ा आपने? हाँ बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, बड़ा मेरा उनसे हंसी मजाक भी होता है। बच्चे मुझसे आके बहुत सारी चीज़ों में मशवरा भी लेते हैं, क्योंकि मैं इस पे बिलीव नहीं करती कि बच्चों को अननेसेसरी डांटा जाए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, आजकल के बच्चे क्या हमेशा ही बच्चे एक फ़र्द है ना, एक ह्यूमन बीइंग है। आप बच्चों की भी एक रिस्पेक्ट होती है, अगर हम बार बार उनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो फिर हमारी भी वो इस तरह इज्जत नहीं करेंगे। तो इज्जत और मोहब्बत हमेशा अर्न की जाती है, कभी भी आप वो नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम ये जैसी प्याज ब्राउन होगी, लाल मतलब गोल्डन ब्राउन होगी, तो इसमें ये डाल देंगे। इसमें हम ये कीमा डाल देंगे और भून के कितनी देर पकाएंगे? देर इसमें ये खुद ही, जब इसका पानी भी ये रिलीज करेगा कीमा, और ये तेल खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, तो बस उस पर ये कीमा, कचरी कीमा तैयार होगा। कितनी देर में पकता है यूजुअली? है मेरा ख्याल है अगर मसाला और ये सब चीज़ें लगी हुई हों तो 20 मिनट, 20 से 25 अरे वाह, तो झटपट तैयार, बहुत झटपट बनने वाला है, क्योंकि सब चीज़ गल तो चुकी होती है, सिर्फ कुकिंग में जितना टाइम। तो अगर गेस्ट आने वाले हैं, रात से आप मैरिनेट करके रखें तो दिस इज़ वन डिश। और ये पराठे के साथ, पुलाव के साथ और राइस की बहुत सारी डिशेस के साथ बहुत मज़े का लगता है। शीरमाल के साथ भी अच्छा लगता है? शीरमाल के साथ भी अच्छा लगता है। अच्छा, ये बस ये आई थिंक 1 मिनट में हो जाएगी। और इसमें हम फिर फ़ौरन ही वो डाल देते हैं कीमा। आप कीमा डाल के पकाना शुरू कीजिएगा, मैं ब्रेक ले लूँगी। बस मैं चाह रही हूँ कि कीमा आप कैमरा पे डाल दें। जी बिल्कुल, बस अब ये तकरीबन आप ऐसे करें कि कीमा डालें, क्योंकि ये फ़ौरन ही काली होना शुरू हो जाएगी। मुझे स्पून दे दें। वो एक स्पून था ना, आप ऐसा करें, इससे करें। मैं इससे ले लेती हूँ। हाँ, अब इसी से निकाल लें। बस ये मुझे दे दें, मैं साइड में रख दूँ। अब आप ये पकाएं और मैं ब्रेक ले लूँ, ठीक है? बिल्कुल। मैं जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो ये इंशाल्लाह रेडी होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं ले रही हूँ एक ब्रेक के बाद मेरे साथ बड़ी ख़ास 2 ख़वातीन मौजूद हैं। हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट पे। ख़वातीन को जो है वो मर्दों के शाना बशाना चलना चाहिए। मुझे लगता है शाना बशाना कोई चीज़ नहीं होती, आप मुकाबला ना करें, मगर जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। उन दोनों के बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्या हैं, वो क्या कर रही हैं, हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं 2 ख़वातीन जो कि आई थिंक अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही काम कर रही होंगी। ये फजूल की बातें होती हैं कि बड़ा विमेन एम्पावरमेंट का दौर है और हम ख़वातीन की तरक्की चाहते हैं, हम शाना बशाना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता, सब ये चाहते हैं कि जो बाहर कर रही है करे, घर आके जो है वो गरम गरम तवे से उतरी हुई रोटी हर एक को चाहिए। बच्चे जो हैं अगर बीमार हैं तो खातून ने ही छुट्टी करनी है। ये बात ना मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हमारे जहन में ये क्यों है कि हमारे घर के मर्द शायद 100 साल तक जिएंगे। हम क्यों औरतों को एम्पावर नहीं करते? इवन बिजली के बिल पे करना उनको नहीं आता, उनको ऐप्स यूज़ करना नहीं आती। अगर आप एम्पावर्ड होते हैं, एक बात और, चलें पहले मैं थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाऊं और वहाँ पे पहुँचती हूँ कि ये जो विमेन एम्पावरमेंट है, हमें लग रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट नाम है कि आप तैयार होकर मेकअप लगा के हील पहन के बाहर निकल के। इट्स नॉट एम्पावरमेंट। एम्पावर्ड हर वो शख्स होता है जो वेल इन्फॉर्म्ड होता है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, तो वो सही फ़ैसले ले सकता है और वो वेल कनेक्टेड होता है कि अगर उसको कोई काम है तो वो किस जगह जाए अपना मसला हल करने। अगर एक छोटी सी मिसाल है, आपका नलका टपक रहा है और आपके घर में प्लम्बिंग का मसला है और आपको अपने मोहल्ले में कोई अच्छा प्लम्बर नहीं मिल रहा, तो आप बेबस महसूस करेंगे।
सिमिलरली अगर आप सही बंदे को नहीं जानते वक्त पे, आप बेबस महसूस करते हैं, तो एम्पावरमेंट इज़ नोइंग द राइट थिंग एंड कनेक्टिंग, बीइंग कनेक्टेड टू द राइट पर्सन. एम्पावरमेंट हैज़ नथिंग टू डू कि मैंने खाना नहीं बनाना, मैंने जुराबें नहीं ढूंढनी, मैंने कपड़े ऐसे पहनने. इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. और हम शायद एम्पावरमेंट वर्ड से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जो हमें एक नज़र आ रही है एम्पावरमेंट, तो हम डर गए. हमने कहा नहीं भाई, मेरे घर की तो औरतें शरीफ और अच्छी होनी चाहिए, तो वो घर में बैठेंगी. मैं आपको मिलवाती हूँ 2 एम्पावर्ड ख़वातीन से, और हम जो हैं उनसे जानेंगे कि वो क्या कर रही हैं, उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, और इसके अलावा भी हम बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे. तो मिलते हैं इन दोनों से. हिना और हिबा. अच्छा, ये दोनों बहनें नहीं हैं, हिना और हिबा बहनें नहीं हैं, ये बिल्कुल अलग अलग आई हैं, लेकिन समां उन दोनों के नाम बहुत सिमिलर हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा, पहले मैं हिना से इंट्रोडक्शन चाहूँगी. हिना, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, और प्रोजेक्ट के बारे में बाद में पूछूंगी, और फिर मैं हिबा के पास आऊँगी. हिना, क्या करती हो, कौन हो, कहाँ से आई हो? Basically, I'm a user interface designer by profession. UI UX, the front end of the website and the apps that you see, जो आपका उसका visual जो आप देखते हैं, तो I design that. And besides that, I'm looking after Book My Spots strategy. वो अभी मैं पूछूंगी वो क्या है. अच्छा, तो यू आर अ डिज़ाइनर, समझो ग्राफिक्स डिज़ाइनर, एक आम sort of एक आम फहम इंसान के लिए कि यू डिज़ाइन, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. आपने कहा मैं वेबसाइट की, वेबसाइट्स का जो लुक है, डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, राइट. इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं ना? इसके अलावा आई लुक आफ्टर द बुक माई स्पॉट ऐप. जिंदगी में और भी तो कुछ चल रहा होगा काम के अलावा. बहुत कुछ चलता है. फिटनेस रिलेटेड वी हैव अ जिम. यू आर हैविंग अ जिम. आई रिमेंबर मीटिंग योर सिस्टर. ओके, यस. हां, उससे मुझे जिक्र किया. इट्स एट अस्करी 4. अच्छा, तो यू आर स्टिल रनिंग दैट जिम? या, आई लुक आफ्टर द operations of the gym. तो एक्सरसाइज भी करते हो या बस ऑपरेशंस? Oh, I try to do it. Because I'm a foodie, so I try के जितना खाए उतना बर्न कर लो. Yeah, तो ये मेरे लिए important है. जबरदस्त. Nice. So it's all health and wellness related. हमारे स्टूडियो में यार वो हमारे कचरे की वहाँ बन रहा है, तो उसपे कोयले का दम देने के लिए कोयले जले, तो एक हसीन खुशबू आ रही है अंदर, बारबेक्यू वाली. अच्छा जी, हिबा कुछ अपने बारे में बताओ. मैं एक ह्यूमैनिटेरियन हूँ, ऐसा बोलूँगी मैं अपने आप को, क्योंकि मेरा तजुर्बा रहा है पिछले 10 साल का सोशल वर्किंग या सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए, और उसी में रहते हुए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है सोच मैटर्स, जो कि एजुकेशनल काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से. डिटेल में पूछूंगी आपसे ये. हाँ, इसका मैं आपको डिटेल बताऊंगी. उसके साथ साथ जो है, जो मेरी मसरूफियात हैं, तो रोटरी इंटरनेशनल का अगर आपने नाम सुना होगा, तो उसमें भी मैं एज अ मेंबर काम कर रही हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट चेयर इन रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3271, और साथ में पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप है, उसमें मैं यूथ एम्पावरमेंट की भी चेयर हूँ. अरे वाह, ज़बरदस्त. तो तुम यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करी हो मेनली? एजुकेशनल काउंसलिंग जो है, मतलब बच्चों में या यूथ में जो एजुकेशन हमारे यहाँ जो लैकिंग कर रही है ना, उसके हवाले से. और क्योंकि मेरे अपने साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड बीइंग अ विमेन, बीइंग अ फीमेल, जो मैंने फेस किया, I don't want कि वो कोई और फेस करे. So that's why I come up with the idea of Soch Matters. So this is all about it. सही. अच्छा, वापस आऊँगी हिना आपकी तरफ. अब मैं ना, मेरे लिए वो हो जाएगा हिना हिबा, ये हाँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके होती हूँ, पॉज करती हूँ, फिर कहती हूँ हिना. अच्छा हिना, अभी आपने जिक्र किया कि बुक माई स्पॉट हमारा एक वेंचर इनिशिएटिव है. बुक माई स्पॉट एग्जैक्टली है क्या? ओके, बुक माई स्पॉट इज़ बेसिकली अ डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सैलॉन्स, एस्थेटिक क्लिनिक्स, इंडिपेंडेंट मेकअप आर्टिस्ट जो फ्रीलांस कर रहे होते हैं और होम स्टूडियोज़ के साथ काम करते हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल स्पेस बेसिकली, कि वो अपने जो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट जो मार्केट है उसके बियॉन्ड जाके वो रीच कर सके टू अ वाइडर ऑडियंस, और अपने डील्स को, अपनी सर्विसेज को मार्केट कर सकें. और यूज़र्स के लिए ये है कि बिकॉज़ आजकल हम इतने बिजी हैं और हर चीज़ हमारी इतनी डिजिटल हो चुकी है, हमारी लाइव्स वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑनलाइन, तो अब इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि इंडिविजुअली आप सैलॉन जाएं, अपॉइंटमेंट लें, वहाँ पे वेट करें. इसको कट डाउन करने के लिए यू कैन जस्ट गो टू द ऐप, डाउनलोड, बुक करें अपना जो भी आपका रिक्वायर्ड सर्विस है, सैलॉन है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके, और जाके बस यू जस्ट वॉक इन एंड टेक द सर्विस. अच्छा, इट्स लाइक फूड पैंडा ऑफ ब्यूटी इंडस्ट्री. फूड पैंडा, या यू कैन से दैट. तो वो हर कराची, एट द मोमेंट वी आर इन कराची, तो उन सब कराची के सैलॉन्स को, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर.
वाओ, ज़बरदस्त। तो इट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव इन अ सेंस कि आपने कहा कि एस्थेटिशियन, और इससे हमें फ़ायदा हुआ कि यूजुअली क्या होता है हम एक ही शख्स को जानते हैं, अब उन्हीं की डील्स का इंतज़ार करते हैं। इसमें आप बुक्स माई स्पॉट पे जाके यू कैन एक्सप्लोर अदर्स। एग्जैक्टली, स्पेशली बिकॉज जो बड़े सैलॉन्स होते हैं उनकी तो अपनी भी डिजिटल प्रेजेंस होती ही है, तो उनके अपने कस्टमर बेस है। बट द इंडिपेंडेंट जो फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं और जो जिनके अपने अपने होम स्टूडियोज से जो काम कर रहे हैं, उनका यूजुअली दे स्ट्रगल टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, या उनको कोई जानता नहीं है, तो दे कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म, वो अपने सर्विसेज अपने आप को मार्केट करते हैं, एंड वी प्रोवाइड देम विद अ यूजर बेस के वो और लोगों को रीच आउट कर सकें। अच्छा, हाउ डज इट वर्क? फॉर इंस्टेंस आई एम एन एस्थेटिशियन और मैं चाह रही हूँ, तो मैंने क्या करना है? आई हैव टू कॉन्टैक्ट यू, हाउ डज इट वर्क? यू कॉन्टैक्ट अस, हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, आप अपने सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मार्केट करें। हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप एक ऑडियंस को रीच करें, लोग आपको हमारे थ्रू बुक करेंगे और आपकी कॉन्फर्मेशन चली जाएगी उन तक कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया, सो एंड सो डेट पे आप आके अपना सर्विस अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स आपको एक सर्टेन परसेंटेज उनसे चार्ज करें या देयर इज अ फी? वी डू दैट। इज इट अ पार्टनरशिप? इट इज़ अ पार्टनरशिप। इट्स नॉट अ सर्टेन फी? नो, नॉट इट्स सॉर्ट ऑफ अ पार्टनरशिप जहाँ हम उनको मार्केट कर रहे हैं, और अगर उनको हमारे से कस्टमर्स मिल रहे हैं तो वी ऑब्वियसली चार्ज अ सर्टेन। ठीक है। अच्छा, काइंड ऑफ अ कमीशन, तो बिकॉज यू आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म। यस, वी आर। अब ये मुझे बताओ कि एज अ यूज़र मैं क्यों बुक माई स्पॉट को डाउनलोड करूँ? ओके, इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, और वैसे भी जनरली आप वर्किंग हो नहीं हो, मतलब हर कोई आजकल बहुत बिजी है, किसी के पास ना टाइम नहीं है। हम ट्रेडिशनली ये करते थे कि अपना हमें सैलॉन जाके अपॉइंटमेंट ऑन स्पॉट लेना है, फिर वहाँ बैठ के वेट करना है कि हमारी टर्न कब आएगी, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। से ईद होती है या अभी विंटर वेडिंग सीजन चल रहा है, तो उसमें हमें वेट करना पड़ता था, एंड वी डोंट हैव टाइम। सही बात है। तो मतलब हम चांद पे जाने की तैयारी करें, ऐसे कैसे? मतलब मैं समझ नहीं आता, तो तरक्की हम कर नहीं रहे, बट वी डोंट हैव टाइम। और अब इतना हर चीज़ ऑनलाइन है, तो हमारे फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता है, हम किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए वी गो टू ऑनलाइन। ट्रू, वेरी ट्रू। तो यू जस्ट गो डाउनलोड द ऐप, आप सर्विस देखें अपनी जो भी कंपेयर करें, डील्स देखें, फ्लैश डील्स होती होंगी। यस, देयर आर सैलॉन्स अपनी अपनी डील्स देते हैं, बुक माई स्पॉट भी प्रोवाइड करता है अपनी डील्स जो है सैलॉन्स के साथ भी पार्टनरशिप करके, और फिर आप जो है बस एट द क्लिक ऑफ आप जाके अपनी सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो वंस यू बुक योर स्पॉट, तो आपको कोई कॉन्फर्मेशन आता होगा विच यू शो? या आपको सैलॉन के उससे कॉन्फर्मेशन आ जाता है कि सो एंड सो डेट पे और टाइम पे इस स्टाइलिस्ट के साथ आपका अपॉइंटमेंट है, आप आके ओके, ब्रिलियंट। तो जस्ट वॉक इन, शो देम द अपॉइंटमेंट और जाके अपना सर्विस लेने। यू डोंट नीड टू सिट एंड वेट कि हमारी अब टर्न कब आएगी। वेरी नाइस, सो यू नो एग्जैक्ट टाइम कि मैंने इस वक्त जाना है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आइडिया। वो है ना कि यू सॉ there's an opportunity or need in the market. ज़बरदस्त। Coming to you, सोच matters, of course सोच matters। आपकी सोच ही होती है जो आपकी ज़िंदगी को शेप अप कर रही होती है। कहाँ से आइडिया आया, एग्जैक्टली है क्या? एग्जैक्टली आइडिया ऐसा आया, ये आइडिया मेरे शायद दिमाग में ना जब से मेरा अपना सोच आई थी। सोच तो क्या, जब मेरा अपना एजुकेशनल या एकेडमिक वो चल रहा था, टाइम चल रहा था। When you were younger? When I was younger, of course। कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पर आके, यूनिवर्सिटी लेवल पे आके ज़्यादा मुझे हुआ कि व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग विद व्हाट फील्ड टू चूज़, क्या करना है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी। एंड यू नो दैट इफ़ यू गो आउट और आप बाहर जाते हैं, आपको सही कोई गाइडेंस भी नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में करियर एजुकेशनल काउंसलिंग की जो है बहुत कमी है। एंड इफ़ समवन डू दैट तो वो समझते हैं कि ये गैर ज़रूरी है। सही है। एंड सेम गोज विद द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, वो कहते हैं ये भी गैर ज़रूरी है। तो क्योंकि बहुत दफ़ा तो हम खुद इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते ना कि हमें ज़रूरत है, ना एजुकेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो बड़ा भाई डॉक्टर है तो मैंने भी डॉक्टर बनना है। तो बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि अच्छा मुझे करना कुछ और था, बिकॉज आई वॉज रियली गुड इन आर्ट्स एंड ऑल, बट मेरे अम्मी अबू चाहते थे कि जो है ना, क्योंकि पूरे ख़ानदान में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस पढ़ी गई है तो आप भी वही पढ़ लें। सो एनीवेज थिंग्स हैपन और वो चीज़ें, अच्छा ये सारा प्रेशर बनते बनते क्या होता है, अल्टीमेटली वो आपको मेंटली इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देता है, प्रेशराइज्ड कर देता है। तो दैट वाज ऑल इन माय हेड कि सब चल रहा है, कुछ डेवलप भी हो रहा है कि कुछ करना है, कैसे करें, कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। So alhamdulillah, after certain time when I started my professional career, तो फिर मुझे फिर
वही सोच थी कहीं बैक ऑफ द माइंड, थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सोशल डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ रुख हुआ, ट्रेनिंग्स स्टार्ट की, तो मैंने कहा आई हैव टू डू दिस। तब भी नहीं पता था कि किस तरीके से करना है, बट आई स्टार्टेड एट माई ओन। नाम भी नहीं पता था कि इसको करियर एजुकेशनल काउंसलिंग करना है, बट समझा रहे हैं। अब करते 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 फिर वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो आई गॉट माई वे बिकॉज आई हैड द विल ना। तो उन लोगों से मिलते गए, वो कनेक्शन जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। देन आई गेट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द ट्रेनिंग सेशन, जो कि हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो या आई गॉट लकी इन वन ऑफ दोज एंड देयर आई स्टार्टेड बिकॉज आई गॉट द ट्रेनिंग्स अबाउट कि कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स लेके अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में आपने अपना काम स्टार्ट करना है। सो व्हेन आई लर्न दैट थिंग आई स्टार्टेड सोच मैटर्स। ज़बरदस्त। तो सोच मैटर्स क्या करता है? सोच मैटर्स जो है वो करियर एजुकेशनल काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बात करते हैं और उसी की काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। क्यों ऐसा है? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की जब आप बात करते हैं ना, दिस इज़ वेरी ये टॉपिक अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है इसके हवाले से। सो लाइक इट्स काइंड ऑफ शुगर कोटेड थिंग कि व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशनल काउंसलिंग, अल्टीमेटली जो आपका बेनिफिशियरी होगा या जो आपका आपसे काउंसलिंग ले रहा होगा, उस टाइम पे वो इंडिविजुअल वो आपको बताता है व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर दे आर डीलिंग विद ना। सो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है समहाउ। एंड देन जब हम इसको फ्रेमवर्क को बनाते गए एंड आई रियलाइज्ड कि इट इज़ नॉट जस्ट एक इंसान का काम नहीं है, बट देयर आर 3 स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड इन इट। एक तो बच्चा या स्टूडेंट वो खुद है, then teacher and parent plays a significant role in their development of brain and profession. तो हमने क्या किया, जब स्टार्ट ले रहे थे, then when there were pilot activities we connected with the schools to know what they actually want. तो पता चला कि क्योंकि जो मेरी एडवाइज़र हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेनिज़िया, उन्होंने भी ये बताया कि हमें एजुकेशनल काउंसलिंग की तो चलें कर सकते हैं, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ना, वो हम बड़े होके बात करते हैं कि हमें सर दर्द हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, जबकि एक बच्चा अपनी पर्सनैलिटी 3 साल की उम्र से बनाना शुरू करता है। So this is very important that you start reading between the lines at the early ages. बच्चों को पढ़ना शुरू करें, they do not know how to express. True, so they are the first beneficiary should be जिनको हमें cater करना है. So that's why we started with the schools and अच्छा रहा, schools on board थे. There was comparative study कि privileged underprivileged schools के साथ किस तरह की चीज़ें होती हैं. We come up with a lot of fact के जो हम समझते हैं जैसी picture है, like we think एक privileged school है तो वहाँ पे बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा, but the pressure they face because they have competition and then they also have bullies. बिकॉज जो कंपटीशन होता है वहाँ बुलीज भी होते हैं. नॉट ओनली दैट, जब आपका बच्चा किसी बहुत अच्छे स्कूल जाता है, आप तो बहुत मेहनत करके एडमिशन कराते हैं, उसके बाद फिर अगर आप उस क्लास को नहीं मीट कर पाते तो बच्चा बेचारा दूसरी तरह की सफरिंग है कि एवरीवन इज हैविंग एन आईफोन, आपके घर में फ़ोन ही की इजाज़त नहीं है. इवन ये मैंने अपने घर में मेरे बच्चों को छोटी एज में फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी. एंड मुझे अभी तक याद है ग्रेड 5 में माई डॉटर केम एंड शी सेड के फला हैज़ एन आईफोन फला. मैंने कहा वाई. तो हम यहाँ पर भी फंसते हैं कि जब हम एक बेहतरीन स्कूल में बच्चे को डालते हैं तो वहाँ से हमारी वैल्यूज़ और उनकी वैल्यूज़ में फ़र्क होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब हर एक सोशल क्लास के लोगों की सबकी एक वैल्यूज़ नहीं होती. एंड दैट इज़ बिगिनिंग ऑफ अ सोशल मेंटल ट्रॉमा फॉर अ चाइल्ड. और हमें लगता है कि जी बेस्ट स्कूल में जा रहे हैं. आखिरी सवाल करूँगी, मैं ब्रेक लूँगी और फिर मैं वापस आऊँगी आप ही से कि आप जो कह रही हैं हमने बच्चों पे करना शुरू किया, तो क्या इस बात की एक्सेप्टेंस आई लोगों में कि हम छोटे बच्चे की मेंटल हेल्थ को भी मद्देनज़र रखें? एक्सेप्टेंस ऐसे आई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत अच्छी चीज़ है, टीचर्स ने एक्सेप्ट किया कि वी नीड टू हैव अ चेंज इन दिस होल थिंग, क्योंकि हमें बच्चों को समझना चाहिए वी नीड टू डेवलप आवर स्किल, जो कि सिर्फ एजुकेशन की तरफ ना हो बल्कि अंडरस्टैंडिंग की तरफ हो, कि बच्चे की साइकी को समझना. तो दैट वाज द पॉजिटिव थिंग. बट पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा वो आया, प्रेशर आया, रेजिस्टेंस आई, बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट, क्योंकि सोसाइटी कहती है कि इफ़ योर किड इज़ गेटिंग काउंसलिंग तो कोई पागल थोड़ी है, हमारा बच्चा पागल नहीं है. हम कहते हैं ये पागल नहीं है, दिस इज़ अबाउट टॉकिंग और डिस्कसिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग. काफ़ी सारी बातों का हल जो है वो डिस्कशन से मिल जाता है. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन गेटिंग कंसेंट टू हैव देयर. अच्छा, उसके साथ साथ वो आइडेंटिटी अपनी शो नहीं करना चाहते. तो यही है कि इफ़ दे कुड एक्सेप्ट दिस थिंग, वो एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे ना, बट दे डू नॉट वांट टू रिवील दिस थिंग.
कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा है, इट्स अ टैबू। तो वो हमें वहाँ पे मसला आया था। बट ये कि जब हमने उनको फिर ये दिस इज़ अ न्यू थिंग वन वी यू नो इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, हमने टेली काउंसलिंग का इंट्रोडक्शन कराया कि ओके वी विल प्रोवाइड काउंसलिंग, आप जूम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू यू कैन टेक योर सेशंस। तो उससे क्या होगा, आपका वो भी रिवील नहीं होगी, आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगी, एंड व्हेन एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन यू नो गेट द फेस टू फेस काउंसलिंग। सो दैट वाज अ गुड पॉइंट। ओके कूल। अच्छा मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, फिर मैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं मेरे पास आप दोनों के लिए, तो हम एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं। छोटा सा, अल्लाह करे छोटा सा, मैं कहती हूँ छोटा सा ब्रेक हो जाता है वो 8-10 मिनट का। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और आपने कहीं नहीं जाना। मैं इन दोनों ख़वातीन से कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगी अबाउट द प्रोजेक्ट्स एंड अबाउट कि हमें जो हम बात कर रहे हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल कब तक चलेगी, कि हम वाकई वुमेन एम्पावरमेंट को रियल सेंस में अचीव कर सकेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, मिलता है आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनाब हम बात कर रहे थे ख़वातीन के एम्पावरमेंट होने पर। अच्छा मैं कोई वुमेन एम्पावरमेंट के ख़िलाफ़ नहीं, आप लोगों को अगर लगता होगा कि इसके ख़िलाफ़ बात करी, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि एक तो हमें विमेन एम्पावरमेंट को छोड़ के ह्यूमन एम्पावरमेंट पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम जितने ज़रूरी ख़वातीन हैं माशरे में उतने ही ज़रूरी मर्द हैं। हम पैदा ही को एग्जिस्ट करने के लिए हुए थे। आई हैव अ डॉटर एंड अ सन, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे दोनों पे तवज्जो देनी है, दोनों को बेहतर इंसान बनाना है, दोनों की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माशरे का जितना पार्ट ख़वातीन है उतने ही मर्द भी हैं, और अगर मर्द एम्पावर्ड होगा तो वो एक औरत को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेगा, संभाल सकेगा। हम पता नहीं किस डिगर पे चल रहे हैं। डगर होता है, डिगर होता है, हाँ अच्छा है ना, डगर होता है, डिगर होता है, डगर। हाँ। अच्छा जी है ना, अभी इन्होंने बात करी थी ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के। आपने भी अपने इर्द-गिर्द नोटिस किया होगा कि बच्चों में हम कहते हैं ये तो है ही डफर, या ये बहुत बदतमीज़ है, या ये ज़िद्दी है, इनका बाप भी गुस्से वाला तो ये भी गुस्से वाला। इट्स सो कॉमन। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड सच थिंग्स अराउंड यू? इन स्कूल तो सबसे पहले आपका एक्सपोजर स्कूल में ही होता है, अमंगस्ट कज़न्स जो होते हैं उनका, कि यू ऑलवेज हैव जो कि एक अच्छे ग्रेड्स ले रहा होता है, ही और शी स्टैंड्स आउट, और दूसरा जो होता है अगर नहीं पढ़ रहा तो उसको पढ़ने का शौक़ नहीं है। पेरेंट्स आर अनविलिंग टू रियलाइज़ कि शायद कुछ मसला हो सकता है। एवरीवन इज़ बिल्ट इन अ डिफरेंट वे, हर किसी का अलग होता है। कोई स्लो लर्नर्स होते हैं, कोई फ़ौरन से शार्प मेमोरी, वो फ़ौरन चीज़ें पिक कर लेते हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स के एंड से एक रियलाइजेशन लेट होती है, जिसकी वजह से वो बच्चे स्ट्रगल भी करते हैं। और फिर आई थिंक टीचर्स ऑल्सो टेंड टू इग्नोर चिल्ड्रन जो कि पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं। वंस एक कंसिस्टेंसी बन जाती है कि उनके रिजल्ट्स अगर कंसिस्टेंटली ख़राब आ रहे हो तो दे जैसे कि आप ये तुमने इतना अच्छा पॉइंट कहा, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने उसी बच्चे को वही चाहिए होता है जिसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, और सारी फिर उस पर फोकस होता है। मैं आई नो अ फैमिली जिनकी एक बेटी आर्टिस्टिक है और एक A स्टार स्टूडेंट। तो वो जो आर्टिस्टिक है उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि उसके कॉलेजेस पे भी मेहनत नहीं की गई, क्योंकि ये तो निकम्मी है। हम आर्टिस्ट हो गया, कोई अच्छा म्यूजिशियन है, हम जो पैरेलल इंटेलिजेंस है ना उसको हम देखते ही नहीं। एंड दीस थिंग्स आर कंसिडर्ड कि ये साइड को-करिकुलर एक्टिविटीज, यू कैन डू इट इन वेकेशंस, या इस तरह आप साइड पे रखिए, इवेंचुअली आपको वही एक उस पे जाना है, इंजीनियर बनना है। और इफ यू आर नॉट गुड एट मैथ्स और साइंस तो आप जो है ना अच्छे नहीं हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं है। इवन दो द क्रिएटिव फील्ड्स, आर्ट्स और ये सब, दे आर क्रिएटिव, दे रिक्वायर एफर्ट, टाइम, आपका इतना थिंकिंग स्किल्स होते हैं, बट ऑब्वियसली वो एक और ये जो हमारी सोसाइटी की आदत है लेबल करने का। अच्छा अब मैं हिबा आपके पास आऊँगी, लेबलिंग पे हम बात करें। हमारे एक और मसला है कि हमने लेबल किया है कि जो लड़कियाँ काम कर रही हैं ना तो ये घरदारी भी नहीं जानती होंगी, और ये मुफट भी होंगी, बदतमीज़ भी होंगी, और ये जो है सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट है जो कि डिफ़िकल्ट है। वर्किंग वुमेन को यूजली हम डिफ़िकल्ट समझते हैं क्योंकि वो जवाब दे देती है और उसको नो कहना आता है ना। तो ये क्या हकीकत क्या है, क्या ये वाकई सच है? दिस इज़ द थिंग, लाइक ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। सो या आई कैन से दैट कि लोग समझते हैं कि जो लोग जो ख़वातीन या जो लड़कियां जॉब कर रही होती हैं ना, दे आर शार्प इन व्हाट सेंस, अवेयर होते हैं वो, शार्प इन व्हाट सेंस। हाँ, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दे हैव अवेयरनेस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, उनको पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द कौन लोग हैं, क्या चल रहा है। लेकिन तो उसको ये समझा जाता है कि अच्छा ये क्योंकि मेरे ऊपर भी लेबल लग चुका है कि और लोग
तेज़ नहीं है, घर नहीं संभाल सकती, घर नहीं बसाएगी। हाँ। तो व्हेन आई टेल देम कि मेरा जो है एक टाइम फिक्स है, मुझे 7 से 8 के बजे तक जो है ना, दिस इज़ माई लास्ट टाइम, देन आई हैव टू रीच होम एंड देन आई हैव टू डू होम कोर्स। तो उसके साथ ही ये होता है कि खाना पकाना, घर देखना एंड ऑल। मैं ये नहीं कह रही मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, और आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग कि मेरी अम्मी ने, शुरू में लगता था मेरे साथ जुल्म हो रहा है। हाँ, खाना वैसे पकाना जुल्म ही लगता है, जुल्म लगता था कि यार अभी तो जॉब से आए, अब खाने में खड़े हो जाए। बट नाउ आई रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट दैट वॉज, क्योंकि नाउ आई कैन बैलेंस बिटवीन इट ना। मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास है कि नाउ आई हैव टू गो बैक टू होम एंड आई हैव टू डू समथिंग। तो वो चीज़ क्या हो गया है, वो बिल्ट इन है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग जो मेरे को-वर्कर्स हैं, जो कलीग्स हैं, वो समझते हैं तुम घर जाके खाना भी बनाती हो, तुम्हें खाना बनाना आता है। तो आई विल लाइक, इसमें इतनी शॉक होने वाली क्या बात है ना कि जो जैसे द अदर डे समबडी सेड कि भाई आप तो घर जाके क्या काम करती हैं, वो बात हो रही थी। तो मैंने कहा यार संडे में कोई बाहर की नहीं रखती, क्योंकि मुझे लॉन्ड्री करनी होती है और अगले हफ्ते कुकिंग। तुम लॉन्ड्री खुद करती हो? मैंने कहा सुनो, वॉशिंग मशीन में होती है और मेरा घर है, तो पीपल असूम कि आपको कुछ नहीं आता, कोई काम नहीं करते। दिस इज यूजली वुमेन फेस जबकि रिश्तों का मौका आता है। तुम्हारी शादी हुई है? नहीं। हाँ, ये एक वो होता है ना कि काम करने वाली खवातीन है, तो भाई रिश्ता तो हमें ऐसी लड़की से करना है जो बिल्कुल ही सीधी सादी हो, फिर सीधी सादी आके जो सबको तिगनी का नाच नचाती है। तो हैव यू फेस्ड दिस स्टीरियोटाइप और हैव यू ऑब्जर्व्ड इट कि पीपल थिंक? हाँ, ये होता है कि जो है ना, वही स्टीरियोटाइप्स की बात है कि हम स्लॉट कर देते हैं, लोगों पे लेबल्स डाल देते हैं, बॉक्सेस में बंद कि अच्छा ये है तो ये तो बड़ी सीधी सी होगी और यू कैन मोल्ड हर। यही वजह है शायद हमें जब रिश्ता ढूंढते हैं ना, तो हम कहते हैं इंटर विंटर किया हुआ लड़की ने, ज़्यादा नहीं बाकी। और अक्सर लोग ना यूनिवर्सिटी से उठवाते हैं, कहते हैं हम पढ़ा लेंगे। कभी भी कोई बच्ची डिग्री पूरी नहीं कर पाती, जो शादी नहीं कहते हम पढ़ाएंगे, कोई नहीं पढ़ाता। वो फिर वो पढ़ाते हैं कि भाई तरकीब पढ़ो और खाना सही से बनाओ, रेसिपी पढ़े, बुक पढ़ाते हैं। आई थिंक खाना इज सॉर्ट ऑफ के, हाँ, लोगों का ये होता है वही कि अगर वर्किंग वुमेन है तो शायद वो खाना नहीं पका सकती या बनाती हैं, तो इट्स अ शॉकिंग थिंग फॉर पीपल रियलाइजेशन। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे ये मैं बहुत सुनती हूँ कि तेज़, वो तो बड़ी तेज़ है, वो तो बड़ी तेज़ है। हम समझदार और अवेयर इंसान को तेज़ इंसान से कंफ्यूज कर रहे हैं। तेज़ी एक नेगेटिव वर्ड है जो कि चालाक लोगों में आता है। चालाक बिल्कुल जाहिल औरत भी हो सकती है। हमारे घर में जो हाउस हेल्प होती है, जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती है, और हम कहते हैं अरे कितनी चालाक है और कैसे शी इज़ सो स्मार्ट। आजकल के दौर में आपको नहीं लगता कि तेज़ हर शख्स को होना चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत हो? बेवकूफ़ों का तो डेफिनेटली, बिकॉज अदरवाइज यू विल गेट टेकन फॉर राइड, ऑब्वियसली, है ना। आप द तेज़ का यही अगेन गोइंग बैक टू कि वो आप द मोमेंट यू रिप्लाई, आप किसको काउंटर करेंगे तो यू गेट लेबल्ड एज तेज़। या अगर आप दिखने में तेज़ लग रहे हैं, इफ यू आर वेल ड्रेस्ड ना, तो भी तेज़ कहलाते हैं। आर यू नो स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, आप अग्री नहीं कर रहे हैं तो यू गेट लेबल्ड कि आप तेज़ हैं, आप अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड डिफिकल्ट हैं, वही बदतमीज़ है। इसका ताल्लुक जो है ना, ये सामने वाले के ऊपर होता है कि व्हाट दे अज्यूम, ठीक है। उनका अपना परसेप्शन होता है, अजम्पशन होती है कि ये तेज़ है, बट द थिंग इज बेसिकली उनको वो नहीं मिल रहा होता जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई दे लेबल दिस थिंग ना, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ से जो है ना इस तरह का, जहाँ पे आपको उनका जो उनको चाहिए ना आउटकम या जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा ना, तो आप बुरे हो जाएंगे। तो वो सिर्फ खवातीन के लिए भी नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है वो हर उसमें, चाहे वो घर में बैठी हुई खातून हो, चाहे वो बाहर जा रही हो, व्हेन यू हैव योर ओपिनियन यू आर तेज़। दैट इज ट्रू। अच्छा, मर्दों के लिए हम कितना अप्रिशिएट करते हैं ना, अरे भाई उसने तो ऐसा जवाब दिया, वो भाई वो लीडर, ही इज अ लीडर। खातून के लिए कि तौबा तौबा भाई, उनके अच्छा ये भी होता है, बड़ी बहन अगर ऐसी है तो उनकी छोटी बहन के रिश्ते भी नहीं है, भाई बड़ा तेज़ ख़ानदान है, और तेज़ क्या है, उन्होंने आपको सही मौके पे ना कह दी थी, या बदतमीज़ी में और असर्टिव होने में देयर इज़ अ डिफरेंस। अच्छा, एक यही प्रॉब्लम नहीं है कि स्टीरियोटाइप किया जाता है, और भी एज अ वर्किंग वुमेन आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्क प्लेस पे होती हैं। मैं पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस कर चुकी हूँ कि एज अ वुमेन इट इज़ अ स्ट्रगल ऑल योर लाइफ। आप वर्किंग पे भी लोग आपको जज करेंगे क्योंकि औरत है तो एडवांटेज ले रही है या काम नहीं कर रही, और घर पे होगा कि ऐसा सारा दिन ही शायद घूम फिर कर आई है, तो अब ये घर में बर्तन इसी ने धोने हैं। तो दिस ऑलवेज अ स्ट्रगल, ना घर पे सुकून है, सुख है, ना वर्क प्लेस पे। What do you feel कि सोसाइटी में ऐसा क्या चेंज आए, या लोगों को क्या करना चाहिए टू enable women और empower them in a real sense? अच्छा, एक तो अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज एक सर्टन, बिकॉज आई टेल यू फ्रॉम माई ओन बैकग्राउंड, बिकॉज आई हैव अ टेक बैकग्राउंड, तो यूजुअली आई हैव बीन वन ऑफ द
द ओनली गर्ल, द ओनली वुमन इन द रूम अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो वो एक होता है कि अच्छा आपको You were the one who went abroad to work? No, that's my other sister. Other sister, हाँ, वो भी टेक में? No, she is a pharmacist. Pharmacist, अच्छा हाँ फिर? तो ये होता है कि जो है ना, यू आर द ओनली वन, तो आपको ज़रा पेट्रोनाइजिंग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इफ़ यू डू वेल तो आपको एक ऑब्वियसली अप्रिसिएशन एवरीवन वांट्स, लेकिन वो आपको कुछ एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करते हैं कि एज इन यू, दे वर नॉट छोटे बच्चे ने ग्लास पकड़ लिया, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपने ये किया है, या आपको यू गेट कि वो लड़की है उसने कर लिया तुमने नहीं किया, तो इट्स लाइक शी डिड इट, कि ये अलग सी बात है, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। तो ये इसको ख़त्म होना चाहिए। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वुमेन को भी थोड़ा सा अपने आप को वो करना चाहिए कि दे शुड नॉट एक्सपेक्ट अलग से ट्रीटमेंट ना। इफ़ यू आर एक्सपेक्टेड टू, एक हमारे कॉमन ऑफिस प्रैक्टिस है कि 5 पे तो बंद होना होता है, बट 5 पे यूजली बंद नहीं होता। वुमेन हैव टू लीव टू डू हाउस चोर्स, लेकिन तो उस वक्त उधर भी जाके थोड़ा सा एक डिवीजन आ जाता है। मेन टेंड टू क्लेम कि हम 8 बजे तक बैठे थे, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, इवन दो दे आर जस्ट यू नो चिलिंग आउट, वो सिगरेट पी लिया, कर लिया, स्मोक ब्रेक पे चले गए, हो गया। लेकिन वो अगर इफ़ द वुमेन इज़ लीविंग अर्ली तो चली गई थी, उसको बेनिफिट है। हाँ नहीं, और वो भी हाँ सॉर्ट ऑफ कहते हैं ये बेनिफिट है, ऐसा कहा जाता है। That is true. ज़्यादा नहीं किया, बिल्कुल सही। या दे डोंट गेट टू बी द प्रोजेक्ट लीड्स, क्योंकि अब ये भी होता है कि जैसे मेरे ऑफिस में होता है कोई लड़की हायर कर लें तो कहते हैं यार अब इसकी शादी हो जाएगी, तो लेकिन ये भी तो मसला हमारी सोसाइटी का है ना, शादी होते ही तो रिज़ाइन करवाते हैं। अच्छी भली लड़की को कहते हैं नहीं हमारी अम्मी को नौकरी करना पसंद नहीं है। कमिंग टू यू, जैसे मैंने कहा ना कि ख़वातीन का सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि यही वाले मसले के आप जो हैं लोग आपको जज करें, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। कभी ऐसा होता है कि जी ताया जी को पसंद नहीं आ रहा कि आपकी बेटी काम करे। एक और बड़ा लेबल है विच आई रियली डोंट लाइक, कि ये तो बेटियों की कमाई खाता है। अगर पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं और अगर आपकी सिर्फ बेटियाँ हैं, एंड इफ दे आर सपोर्टिंग यू, वाई, मतलब हाउ ऑन अर्थ इज़ योर प्रॉब्लम कि आप दूसरों को इनाम रखें? तो व्हाट डू यू थिंक सोसाइटी नीड्स टू डू नाउ? बेसिकली जो आपने ये बात की है ना कि बेटियों की कमाई खाने वाला, ऑफ कोर्स ये भी सुना है क्योंकि इसी में रहते हैं, लेकिन दे डू नॉट अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस ना कि चल क्या रहा है भाई, उनके हालात क्या हैं। वो बातें करेंगे बिल्कुल मोहल्ले वाले, रिश्तेदार जो कि अगर कह दें चलो ठीक है हम बैठ जाते हैं घर पे, आप बिजली के बिल दे दीजिए हमारे, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, उनको सपोर्ट नहीं करना है। और ये तो अगर हम उसको एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, तो सबसे पहला आपका जिम्मेदारी यही होती है कि एक तो पहले नेबर्स में आती है कि अगर आपके आसपास भी कोई मौजूद है एंड दे नीड समथिंग, तो उसका सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, बट दे डू नॉट आस्क, दे जस्ट टेल कि तुम्हारे साथ तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी बेटी ये कर रही है। सो आई नो दिस इज़ द थिंग, लोगों के अंदर डेवलप हो गया है। बट इसका जो एक अदर साइड है, जो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई ओपिनियन, यू मे डिफर फ्रॉम दिस, तो बेसिकली क्या है, जो एम्पावर्ड वुमेन की पिक्चर नज़र आ रही है ना हमें, वो उनको डरा देती है। This is true. क्योंकि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो हो नहीं रही ना। बिल्कुल। एम्पावर वुमेन वो है जब मैं मणिपुर में काम कर रही हूँ और वहाँ से एक औरत निकलती है कि मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे जमा करना है, दैट इज़ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट वो है कि जब एक औरत कहती है कि मुझे जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं चाहिए, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं चाहिए, तो वो सही कह रही है। वाई शी इज़ बीटन, क्या किया है उसने, बिकॉज शी इज़ लाइक वीक, अल्लाह ताला ने उसको कमज़ोर बनाया है। उसका रीज़न यही है ना कि हमने मर्दों की तरबियत पे, या मैं इसमें भी इट गोज़ डाउन टू वुमेन, ख़वातीन के हाथ में कुछ पावर होती है। नहीं, एक तो औरत को कि जब बहू आती है तो फिर बेटे को और चढ़ाने लग जाती हैं, तो औरत जो है वो बुनियाद है किसी भी माशरे की, और हम अपने बेटों को यही सिखाते हैं कि बीवी को कंट्रोल में कैसे रखना है, रादर देन के मोहब्बत प्यार से किस तरह सॉल्व करना है। ऐसा ही है, ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे ऐसा लगता है। और एक कहावत कही जाती है ना कि औरत औरत की दुश्मन है, और ऐसे ही चला आ रहा है। मर्द तो दुश्मन नहीं, मर्द तो बहुत प्यारी सी चीज़ है, और वो वैसे भी हर जगह सपोर्ट करने को तैयार करे। और एक चीज़ ये बोलते हैं कि ये ऐसे ही है, क्यों है ऐसे ही, और हमने भी ये सब सहा है। क्यों सहा है? आपने क्यों सहा? तो
अगर आप वही बात करते फिर आप कहते थे आप तेज़ हो, ये हो, वो हो, तो नहीं, सही नहीं है। एक चीज़ जो गलत है, और ये इस औरत को भी समझना चाहिए था जो अब सास बन के बैठी है और वो फिर कहती है कि जो है ना कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरा शौहर भी मुझे मारता था, उसने मार दिया तो क्या हो गया। लाइक दिस इज समथिंग, दिस बॉइल्स डाउन टू ग्रीफ ऑल्सो। जैसे अगर एक खातून शादी होकर आई और उनके बाद उनके घर पर जुल्म सितम हुआ तो समहाउ आप बन जाते हैं अपने ऑप्रेसर जैसे। फिर आपको पता भी नहीं चलता और आप उस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं कि बहू आती है, उस वक्त आप फैसला करते हैं कि मैं ये हरकत नहीं करूँगी, लेकिन दिस इज़ ऑल व्हाट यू हैव लर्नड ओवर मैनी हो जाते हैं ना, उसको चिड़ आ जाती है आपको कि भाई नॉट ओनली दैट। जैसे मैं बताऊँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको कामकाज करने का शौक नहीं था, उसकी ऐसी जगह शादी हो गई ना, सास ने उसको सही बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग कर दी। तो मेरे घर आई और कहने लगी वो तुम्हारा पंखा साफ़ नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? फिर कहती है सॉरी मैं घर में हर वक्त जाले साफ़ करती रहती हूँ, पंखे साफ़ करती रहती हूँ, मेरी अब नज़र लोगों के पंखे पे ही जाती है। तो समहाउ आपकी ट्रेनिंग होते होते यू बिकम दैट। तो ये जो टॉक्सिसिटी है ये तो मौरूसी हो जाती है। उन्होंने अच्छे वे में ट्रेन किया था, ये डांट डांट के किया होगा ना, तो अब वो उसको सिर्फ पंखे और जाले और यही चीजें नजर आ रहे हैं। दिस इज हाउ वी बिकम, बट दिस इज वेरी सैड कि योर लाइफ इज जस्ट लिमिटेड टू, एंड दिस इज अ विशियस साइकिल जिसमें हमारी तमाम औरतें फंसी हुई हैं। वही होता है कि एक जनरेशन का जो ट्रॉमा होता है वो फिर आगे एक्सटेंड करता है। अनहील्ड ट्रॉमा ऑलवेज गेट्स ट्रांसफर्ड। अच्छा, ये आपको एक फैक्ट बता रही हूँ यहाँ पे अगेन, इट्स कि ये जो ख़वातीन जो हैं ट्रॉमास लेती है ना, जो उनको टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये इनके बाय डीएनए भी ट्रांसफ़र होती हैं, जिसको जनरेशनल ट्रॉमा नाम दिया जाता है ना, दैट इज़ ट्रू। कि अगर एक खातून, क्यों कहते हैं कि वो अपने टाइम में जब बच्चों को पाल रहे हैं, उनके सामने उनकी जब दे आर ग्रोइंग अप, इवन प्रेगनेंसी में you have to be, आप उनके आपको यू हैव टू बी वेरी काम, यू हैव टू बी वेरी, वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज समहाउ ट्रांसफर वो 100% नहीं होता है, बट कुछ परसेंटेज 60%, 40%, 20% वो जाते हैं सारी चीज़ें। अब जैसे 4 भाई हों और उनकी मुख्तलिफ बीवियाँ हों, तो बाद में आप जब उनके बच्चे देखते हैं तो चारों अलग अलग होते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि ये ख़ानदानी है भाई, माँ की तरबियत और हम माँ की मेंटल हेल्थ। टुवर्ड्स द एंड अगर हम इसको सम अप करें, आप कुछ कहना चाहेंगी सोसाइटी से? कोई एक बात कहना चाहती हो regarding anything? I would say कि because from a business point of view I would say कि women should also support each other. हम men की support की बात करें, but I think women also judge women a lot. I think they really judge men really judge women like women judge women ना, इस तरह से बहुत होता है, एक विशियसनेस होती है उनके अंदर, बिकॉज हमने ये नहीं किया, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो हम भी अगले अगर कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे भी। ये ख़त्म होना चाहिए ऑब्वियसली वुमेन के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस होने। कमिंग फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप साइड, तो वो वुमेन्स के बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए। फंडिंग, बैंक लोन्स शुड बी ईजीली अवेलेबल। ये एक मेंटोरिंग काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। एक ये वो जो ख़वातीन के हकूक़ हैं, आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन वो एक बिज़नेस स्टार्ट करना, आई नो अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स जो अभी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, दे कम टू मी कि उनका ऐप डिज़ाइन करना है, वेबसाइट डिज़ाइन करना है, उसके बाद उनका आइडिया तो होता है, बट दे आर क्लूलेस कि अब हम करें कैसे करें। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे किससे जाके लें, बैंक हमें लोन नहीं देगा। और हम एक मिलेनियल्स और इवन जेंसी, अब हम एक सिलिकॉन वैली कल्चर देखकर बड़े हुए हैं कि जहाँ पे वो एक बंदे ने आइडिया सोचा, वो गया, उसको लोन मिला, उसने काम किया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई। विमेन इधर अब तो जनरली सभी स्ट्रगल करते हैं कि आप कहाँ जाएं, क्या करें, तो वो एक मेंटोरिंग नेट गाइडेंस होनी चाहिए, थोड़ा इजी कि आप अपना, अगर आप एक आइडिया बिजनेस टेक ऑफ करना चाहते, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए कि आप उसको कैसे। ऐसा लगता है कि जो बैंक्स या माइक्रो फाइनेंसिंग जो इदारे हैं, उनके पास ही मेंटोरशिप का एक होना चाहिए कि somebody is interested in doing something, पहले उसको थोड़ा सा मेंटोर कर दें, देन उसको लोन दें। हम लोन डायरेक्ट मना करने के बजाय एक आध महीने का कुछ प्रोग्राम होना अब एक 19-year-old has a brilliant idea, but obviously the bank would not give them the loan. इन्वेस्टर्स उसको आके कहेंगे कि आप पहले हमें करके दिखा, वो करके दिखा रहा होता तो वो खुद ही कर लेगा, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वुमेन के लिए भी, वुमेन के लिए मोर है कि एक तो वो अगेन अंडरएस्टिमेट सोसाइटी उनको कर रही होती है, फिर उनके लोन्स हासिल करने का, उनका अकाउंट खोलना। अ लॉट ऑफ वुमेन जो इनिशियली आपने बिगनिंग में बात की थी, उनको तो बैंक के बेसिक चीज़ें ही नहीं करनी आती ना, दे ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मैन इन देयर लाइव्स के वो जाके अच्छा चेक कैश करवा देंगे,
अकाउंट खुलवाने का क्या प्रोसेस है। आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन जो बैंक में भी अगर मैं जा रही होती हूँ तो वो किसी के साथ होती हैं, किसी मेल उसके साथ वो उनका पेपर वर्क करके और वो ये कहते हैं यहाँ साइन कर दें, हाँ वो, और वो सब साइन करके उनका ये काम हो गया। उस प्रोसेस को देखने के बाद भी दे डोंट नो कि करना कैसे, अभी क्या करेंगे, क्यों करेंगे। नेविगेशन में कितनी पोर होती हैं, गाड़ी में बैठ जाए यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं मुड़ना था, क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग शुरू से कभी भी उनको इनकरेज ही नहीं किया होता कि वो उसको सप्रेस किया जाता है हमेशा कि वो साथ हैं आपके तो वो बता देंगे या वो कर देंगे, या तुम्हें क्या परेशान डेवलप ही नहीं होती। हाँ, एक हम बहुत मोहब्बत से कहते हैं कि भाई तुम घर बैठो, तुम्हें क्या परेशान होने की ज़रूरत है ना। और एम्पावर्ड औरत होती है तो उसके बच्चों के अलग ही नज़र आ रहे होते हैं उसके बच्चे। कुछ कहना चाहोगे हिबा टुवर्ड्स द एंड? विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट टेक के एम्पावरमेंट कोई नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, बट एक खातून एम्पावर्ड जब होती है व्हेन शी नोज़ कि अगर उसका बच्चा बीमार है उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, व्हेन शी नोज़ उसके पास लिखा क्या है डॉक्टर ने वेयर टू गेट द मेडिसिन्स, हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के लिए करे। एम्पावरमेंट ये है कि जब बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना है एंड दे नो व्हाट होमवर्क दे आर डूइंग and how to do it, even what games are they what playing, games they are playing, what social media they are using, what content they are consuming. So this is empowerment also कि अगर उसको financially empower किया जाएगा तो she would be able to make good decision, क्योंकि औरत के अंदर वो मादा मौजूद है कि वो घर बनाना चाहती है। सही है, जस्ट सपोर्ट, एंड दिस इज हाउ दे आर डिजाइंड बाय नेचर, वो कर ही लेगी ये काम। आपको पता है यूएन जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट या जेंडर इक्विटी के ऊपर क्यों आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा मर्द हजरात दे आर लाइक दे यूज्ड टू वर्क, दे आर डिज़ाइन टू वर्क, ख़वातीन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का एलिमेंट होता है, सो दैट्स वाई दे इन्वॉल्व, दे स्टार्टिंग टू इन्वॉल्व जेंडर इक्विटी, नॉट इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी। अगेन मैं फिर वही बात बोलूँगी कि अल्लाह ताला ने दोनों का दर्जा बनाया है, ख़वातीन को हुकूक हासिल है, बट शी इज़ वीकर बिकॉज़ ही इज़ द गार्डियन ना, मर्द गार्डियन है, उसको हुकूक कहा है कि तुम उसके हुकूक की हिफाजत करो। सो ये दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, अकेले नहीं चल सकते, कोएग्जिस्ट। एग्जैक्टली। और हमने बस एक पहिए में ना हवा भरे जा रहे हैं और दूसरा पहिया क्लूलेस बैठा है कि मैं सुबह तो उसको अच्छा भला छोड़ के गया था। ये जो मार्च की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी इश्यूज एड्रेस करते हैं, कुछ सर्टेन इश्यूज, लेकिन वो एक क्लास के इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं, दे आर नॉट एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ द वुमेन, जिनको तो मार्च करने का मार्च क्या उनको अपने लिए आवाज़ उठाने का भी नहीं पता कि वो क्या करें कैसे करें, क्योंकि वो अपने एक पेट्रियार्कल सेटअप से निकल ही नहीं सकती हैं। तो असल मसले तो उनके हैं, उनके पास एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो आई थिंक दे गेट लेफ्ट बिहाइंड, और थोड़े से ज़रा अप मार्केट फैशनेबल कॉजेज़ की तरफ हम चले जाते हैं, या हर साल एक नया मूवमेंट चल रहा होता है तो हम उसको पिक करके बस उसके साथ चले जाते हैं। डिज़ाइन टू बी ऑन सोशल मीडिया के पास हम आ गए, हमने मार्च कर लिया, हमने अपना पोस्टर दिखा दिया, उसके लाइक आ गए, बड़े रिबेलियन, इट हैज बिकम अ रिबेलियन rather than के ये आई थिंक यही हुआ है ना, वो पिक्चर नजर आ गई है। तो जो हम जैसे घराने वाले हैं, खवातीन हैं, जो हम खवातीन ही, जो हमारी फैमिलीज हैं, मैं यही कहूँगी हमारे पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स वो यही समझेंगे हम जैसी मासूम खवातीन भी लेबल्ड हो गई कि ये उसी तरह के हैं, हम लेबल और पेरेंट्स डर गए कि शायद ये भी उसी तरफ जा रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस एंड द थिंग इज वही एम्पावरमेंट दोनों की साथ होने से होगी। बिल्कुल, दे सपोर्ट ईच अदर बिकॉज दे हैव टू, अल्लाह ताला वरना बनाते नहीं है निज़ाम। बिल्कुल। और मैं इस कॉन्वर्सेशन कंक्लूड करूँगी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप दोनों के वक्त का, मुझे बहुत मज़ा आया बात करके, और अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत कामयाब करे अपने अपने प्रोजेक्ट्स में, और आप इसी तरह शाइन करती रहें और ख़वातीन को जहाँ जहाँ मौका मिले एम्पावर करें, क्योंकि योर वर्क इज़ बेसिकली एम्पावरिंग ऑल द वुमेन अराउंड यू एंड सो इज़ योर्स। आप तो बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं, और तो सारी जनरेशन मर्द औरतों दोनों के लिए काम कर रही हैं, तो अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे। कल हमारे शो पे एक साहब आए थे, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही थी। उन्होंने कहा मैं अपनी बेगम को मैंने काम करने इसलिए लगाया कि मैं जल्दी रिटायरमेंट ले लूँ, इसको शौक है काम करने का, तो ये काम बिज़नेस आगे बढ़ाएगी, मैं रिटायरमेंट आराम करूँगा। दूसरी बात उन्हीं साहब ने बहुत अच्छी कही थी, नाल कंटिन्यू ऑन दैट, ही सेड के ज़िंदगी में लिखवा कर तो नहीं आएगा कितनी है, तो अगर मैं नहीं रहा तो माई वाइफ शुड बी एम्पावर्ड इनफ। मैं आपको एक बात बताऊँ, बच्चे ना माँ से साइलेंटली बहुत कुछ सीखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि माँ का कोई रोल नहीं है, या मैं तो जी सारा दिन रोटियाँ ही पकाऊँ। एक सर बड़ा हमारा कॉमनली माँओं का एक डायलॉग है कि माँ तो नौकरानी है, बस सारा दिन के काम करते रहो। लेकिन बच्चे खामोशी से ऑब्जर्व भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं, और इवेंचुअली वो वही बन जाते हैं जो उनके पेरेंट्स हों। तो अगर आपकी वाइफ
या आपके घर की औरत पढ़ी लिखी और एम्पावर्ड होगी, आपकी नस्ल समरी भी होगी, आपके बच्चे बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। एक और बात, हम ख़वातीन पर ट्रस्ट इसलिए नहीं करते कि एक मैंने बड़ा आम सुना है कि औरतों की तो अकल माठी होती है, औरतें तो कम अकल होती हैं। कोई अल्लाह ताला ने किसी को भी बेवकूफ़ या वो नहीं बनाया होता, खुदा न खासा वो थोड़ी है, लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ी होती है औरतों की। औरतें बड़ी तेज़ भी होती हैं, पूरी दुनिया में जंगें औरतों को इस्तेमाल करके जीती गई हैं। क्लियोपैट्रा मशहूर है, उसने कितना रूल किया था। तो और आप किसी भी इंसान को जब बेवकूफ़ लेबल करके उसको डिसीशंस लेना नहीं सिखाएंगे तो हम भूल जाते हैं कि वो औरत आगे जाके इतने इंपॉर्टेंट डिसीशंस ले रही होती है, जिसमें से बच्चों की एजुकेशन, अगर वो फीवरिश है तो उसको स्कूल भेजना है नहीं भेजना, कल को उनकी शादियां हैं, फिर उनके बच्चे हैं। सोसाइटी हम कहते हैं पेट्रियार्की मगर मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है। हम वही बातें करते हैं जो हमने घर में सुनी होती हैं और हमारी घर की कॉन्वर्सेशंस हमारे घर की औरतें बनाती हैं। इसीलिए वो मर्द जिन्होंने घर में सुना होता है कि काम करने वाली औरत तेज़ है, बाहर निकलने वाली औरत ख़राब है, वो कोनों में बैठ के ना गली में छेड़ रहे होते हैं ख़वातीन को। जहाँ घर में माएँ बेटों को औरत की इज़्ज़त करना सिखाती हैं, वो कभी बाहर निकल के, चाहे वो किसी भी जगह हो, कैसी भी औरतें उनके इर्द गिर्द, वो कभी बेइज्जती नहीं करते। दे ऑलवेज़ नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमन। तो वुमन इज़ रिस्पॉन्सिबल। पूरी सोसाइटी किस डगर पे जा रही है उसकी ज़िम्मेदार माएँ हैं, औरतें हैं। तो प्लीज़ अपने घर की ख़वातीन को एम्पावर करें, पढ़ाएं लिखाएं, उनको एक्सप्लोर करने दें और टेंशन नहीं लें। भाई आप फूड पैंडा का दौर है, नहीं पकानी आ रही, उसको रोटी बाहर से ले आएगा। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद मैं रोटी की बात हो गई तो मैं पहुँचती हूँ किचन में कि कचरी कीमा कहाँ तक पहुँचा। और हमारे साथ किचन में भी आज बहुत एम्पावर्ड औरत मौजूद हैं, अभी मैंने मिलवाया था आपको। उन्हीं से दोबारा मुलाकात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज हमने इतना मज़ेदार, इतने सारे स्पाइसेस के साथ खाना बनाया है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आज का ये है कि दुनिया भर में आज मिर्च मसाले वाले खानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है कि वो तमाम खाने जिनमें बहुत सारे स्पाइसेस डलते हैं उसका इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी हवाले से आज हमने कचरी कीमा बनाया और देखिए कचरी कीमा में कितने सारे मसाले थे। तो फरहीन, आपको पता था ये वाली बात या अभी भी एक न्यूज़? मुझे नहीं पता थी, मुझे बहुत अच्छा लगा है सुन के और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है आप ये आज कि मैं उसका हिस्सा बन गई जी, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे स्पाइसेस तो बहुत सारे स्पाइसेस और अभी मज़ीद और डेकोरेशन होगी तो उस पे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी रिसेंट एक स्टडी हुई और दुनिया में नापसंदीदा खाने लिस्ट किए गए तो उसमें पता है एक बड़ा मशहूर खाना है जो हमारे अक्सर बच्चे नहीं पसंद करते, वो भी उसमें शामिल है, आलू बैगन। आलू बैगन तो बहुत पसंद है ना। अच्छा, अच्छी बनी हुई हो तो हर चीज़ अच्छी है। बहुत मज़े का कौन कहता था कि बैगन जो है ना बेगुन होता है, लेकिन रियलिटी है कि अगर मज़ेदार से बना हुआ हो तो, जैसे एक ज़माने में करेले नहीं खाती थी, फिर मेरी एक कुक थी, वो करेला उन्होंने कहा कि नहीं मैं बाजी आपको बना के खिलाऊंगी, इट वाज सो टेस्टी कि उसके बाद मुझे करेले पसंद आए। बिल्कुल, आप यही चीज़ है कि किसी चीज़ को आप ये नहीं समझें कि ये उसके पकाने के ऊपर होता है। वही चीज़ आप बहुत अच्छे मोहब्बत से प्यार से पकाएं तो बहुत मज़े की और सही रेसिपी हो। अच्छा, एक और अभी स्टडी की बात हो रही है तो एक और बड़े मज़ेदार फैक्ट आपको बताऊं कि दुनिया में वो टॉप रेस्टोरेंट्स में हमारा एक और बहुत प्यार से पका हुआ खाना है जो कि हम सबको पसंद है, वो है निहारी। और निहारी में कौन सी एक बड़ी फेमस अभी हम जिक्र करते हैं जाहिद निहारी। जाहिद निहारी का शुमार होता है दुनिया के सबसे बेहतरीन खानों के रेस्टोरेंट। कितना बड़ा एजाज़ है हमें, कितना इतनी बड़ी दुनिया है उसमें 100 उस कंट्रीज में हमारा पाकिस्तान जाहिद निहारी तो ये हमारे लिए बहुत काबिल फ़ख्र बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आलू बैगन आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं है। बहुत पसंद है। हाँ, आपको पसंद है, लेकिन अगर आप में से किसी को पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं, आप तन्हा नहीं है इस नापसंदीदगी के सफ़र में, मुख्तलिफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा जी, हमारा कचरी कीमा रेडी हो चुका है, क्या मैं इसको खोल के देख सकती हूँ? बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ओह ज़बरदस्त। और इसमें ये मुझे नज़र आ रहा है अपने कोयले का। मैंने ब्रेक में इसमें एक छोटा कोयला जला के और वो एल्युमिनियम फॉइल पे रख के उसको धुनकार लगाना कहते हैं, तो वो मैंने ये इसमें 4 चांद लगा देते। बिल्कुल, कोयले का दम दे दिया। कोयले का दम दे के मैंने 2 से 3 मिनट इसको ढक के रखा और फिर मैंने लिड हटा दिया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, एक दफ़ा मैंने ना इसी तरह का कोई स्मोक्ड कीमा बनाया था तो उसकी रेसिपी में ये था कि जब आपने मसाले लगा के रखा है ना उसी वक्त उसको दम दे दिया। कभी ऐसा भी होता है, लेकिन कचरी कीमा में जब कीमा तैयार हो जाता है उस वक्त
एंड में हम इसको नहीं, वो इट वाज अ डिफरेंट रेसिपी, वो स्मोक्ड कीमा था। तो उसमें उन्होंने, तो उसमें भी वही टेस्ट आया था, जो वही अरोमा आया था। बिल्कुल आता है। और अच्छा, आप ये भी है, बहुत से लोगों को कोयले की जो झुंकार होती है पसंद नहीं होती। अगर वो नहीं पसंद करते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई लाजमी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से इसमें कर सकते हैं कि आप कभी लगा लें, कभी इसके अंदर आपने रखा होगा ना? जी, इसमें रखा था मैंने। अच्छा जी, अब हम इसको डिश आउट कर लें? आपकी मैं कोई हेल्प करवाऊँ या फिर? नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ। आप ये बताएं, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस आज हमारे साथ? ये मेरे समझे आपने तो आज मेरी दुखती रग पे हाथ रख लिया। अच्छा? ये मेरा कुकिंग चूँकि मेरा पैशन है, और मैं चाहती भी हूँ कि मेरे पास जो भी ख़जाना है वो मैं दूसरों तक मुंतकिल करूँ। तो किसी हद तक मैं समझती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में मैंने बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा सही, लेकिन मैंने अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया। क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग मुझे देख रहे होंगे इस वक्त, वो इंशाल्लाह ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो उनको ये सब जो भी खाएगा उसको बहुत पसंद आएगी। सही, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट और ज़रा यूनिक सी रेसिपी। ये मैं रख देती हूँ। अच्छा, ये अब हमने इसको डिश आउट कर लिया। डिश आउट करने के बाद थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम इस पर डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। ये लच्छे वाली प्याज होती है, ये आपने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दी। सही है। जो इन चीज़ों से इसका जायका जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और प्याज और अदरक तो हाजिम भी होता है। फिर ये आपने 1 या 2 कटी मिर्चें, लच्छे काट के मिर्चों के, वो इसके ऊपर आप डालें। सही है। अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, जो इसके जायके में मज़ीद निखार पैदा करेगी, और थोड़ा सा पुदीना। हरा धनिया नहीं डाला? हरा धनिया नहीं, इसमें पुदीना पड़ता है। और आप इसमें लेमन मैं रख रही हूँ। जब आप लोग इस लेमन इसके कीमे को खाएं तो उस पर लेमन को स्क्वीज कर लें, जो इसके जायके में मज़ीद चार लगा देगा। सही है। और आप इसको पराठे के साथ, शीरमाल के साथ, पुलाव के साथ, वो है आपका कैमरा, बिरयानी के साथ, जिस चीज़ के साथ भी खाएं आप देखिए, और रोटी के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। बिल्कुल। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे खुशी होगी कि आप लोग इसको पकाएंगे और खाएंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत। और फीडबैक बताइएगा, फिर मैं इन तक पहुंचाऊंगी कि आपने अगर बनाया तो ये कैसा। आप लोग ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। जो इसको डिश को ट्राई करे, मुझे बहुत खुशी होगी, और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो फिर कोई अच्छी डिश लेकर बिल्कुल बिल्कुल हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और कोई और चीज़ आपसे पकवा के खाएंगे। तो जनाब, मैं फिर इजाज़त चाहूँगी आपसे भी, और अभी मैं आई कांट वेट टू ट्राई दिस आपका। अच्छा, एक चीज़ और आपने मुझे जिक्र किया था, आपकी कोई एसोसिएशन है, वो क्या है? महाविश, हमारी एक टीम है, हमने एक एसोसिएशन बनाई है, कराची लाइब्रेरी एसोसिएशन, KLA। तो मैं उसकी प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा, वाह। तो हमारा काम ये होता है कि पब्लिक लाइब्रेरीज़, स्कूल लाइब्रेरीज़ और दीगर जो लाइब्रेरीज़ हैं, उनमें जो कमी बेशी है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, तो हम उसमें बेहतरी लाने के लिए अपने तौर पे अपनी टीम के साथ मिलके काम करते हैं। तो हमने बहुत सारी जगहों पे भी काम किया है। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को शुरू किया है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में लाइब्रेरीज़ नहीं होती, तो हमने अपनी मदद आपके तहत, हमारी टीम ने एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में एक लाइब्रेरी ओपन की है रिसेंटली, राबिया बसरी स्कूल है उसका नाम। अच्छा। तो अब हमारा यही मिशन है कि हम मज़ीद और मुख्तलिफ स्कूल्स में विज़िट करेंगे, और जहाँ लाइब्रेरी नहीं होगी वहाँ बच्चों को उसकी अवेयरनेस देंगे, उसकी अहमियत बताएंगे, और क्योंकि बच्चों को लाइब्रेरी इस्तेमाल ही नहीं करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अब तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, इवन स्कूल्स में भी अब उस तरह से लाइब्रेरी बनती भी नहीं है। जब से ये ई-बुक्स, ई-लाइब्रेरीज आई हैं, इससे फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, हाथ में लेके किताब पढ़ने का जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। और बल्कि अब तो ये बात भी होने लगी है, स्क्रीन इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर चाइल्ड्स हेल्थ। तो हम ई बुक पे तो चले गए, मगर वो हमारी सेहत के लिए नुकसान है। मैं आपको बताऊँ, इवन जो नॉलेज आपको किताब हाथ में लेकर पढ़ने से है, वो कभी भी ई बुक से नहीं आएगी। इसका रीज़न है ना, जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो आपके फिर सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और अगर हम लिख लें तो हमें अमर हो जाता है दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो
आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी अपने दुआगो हैं कि अल्लाह हमें इस मिशन में कामयाब करे और हमारे लिए हमारी जो भी छोटी सी काविश है उसको कबूल करें। बिल्कुल, आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको ना सिर्फ कामयाबी दे, आपको हिम्मत दे, क्योंकि सारी चीज़ों के लिए पैशन का हर वक्त ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है और हिम्मत होना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब आली, अब प्रोग्राम को एंड करते हैं और यकीनन आज आपने बहुत इन्जॉय किया होगा उस कॉन्वर्सेशन को भी। मैं तो कच्ची कीमे की खुशबू, या मैंने पतीला रखा है ना, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आई कांट वेट टू ट्राई इट। और आप बनाइएगा रेसिपी, हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब, वो जब शेफ़ साइमा होती है ना तो वो आधी बातें कर देती हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मुँह पे भी नहीं चढ़ रहा। कल मैं फिर आपसे मिलूँगी नए मेहमानों के साथ, नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। कल भी हमारे साथ एक होम शेफ़ मौजूद हैं और हम देखेंगे कि कल वो क्या बना रही हैं। कल गेस्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तो आपने कल ट्यून इन करना है। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी टीम को भी, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।